हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। इस बार यहां पर 3 महत्वपूर्ण गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ होगा? इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप डबा जी हैं। प्रदीप जी, हरियाणा चुनाव को कैसे देखते हैं आप इस बार? देखिए, हरियाणा चुनाव को लेके बड़ा सीधा सा एक बात कही जा सकती है कि हरियाणा चुनाव को लोगों ने पहले ही लड़ चुके हैं। हरियाणा का चुनाव मैं ये मान के चलता हूँ कि जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार बनी थी, उसी समय लोगों ने मन बना लिया था कि अब इस सरकार के साथ नहीं जाना है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से ही जो है भारतीय जनता पार्टी की 40 सीटें आई थी और जो बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़के जननायक जनता पार्टी ने 10 सीटें हासिल की थी, वो वापस बीजेपी के साथ गई। उसके बाद जो है हरियाणा के लोगों में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के प्रति और ज्यादा एक रोष या गुस्सा बना हुआ था। तो ये मान के चलिए कि इस चुनाव का फैसला तो लगभग 2019 के शुरुआत में ही हो चुका था। उसके बाद जो है जब किसान आंदोलन हुआ, उसने उस जो धारणा लोगों के मन में बनी हुई थी उसको और प्रबल कर दिया और लोग चाहते थे कि अब इस सरकार से जो है किसी तरह पीछा छुड़वाया जाए। सरकार को पता था, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती थी कि ये चुनाव उसके लिए बड़े क्रुशियल होने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी है। और यही वजह है कि मनोहर लाल खट्टर को 12 मार्च 2024 को हटा दिया गया और नायब सिंह सैनी को बनाया गया। लेकिन ये इतना ज्यादा हो चुका था, बीजेपी को कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका था कि मनोहर लाल खट्टर के हटाए जाने का भी कोई फर्क दिखाई नहीं दिया है इस पूरे चुनाव में। इस पूरे चुनाव में अगर मुद्दों की बात करें तो जवान का मुद्दा, जवान से हम कह सकते हैं कि जवान के मुद्दे का मतलब ये है कि एक तो फौज का जवान, जिसे अग्निवीर कहा जा सकता है, और दूसरा जवान जो रोजगार की तलाश में घूम रहा है, मतलब बेरोजगारी का मुद्दा। तो अग्निवीर का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया कि उतनी बेरोजगारी नहीं है जितनी कांग्रेस की ओर से पेश की जा रही है, लेकिन ये सच है कि बेरोजगारी में हरियाणा का युवा इस समय बहुत परेशान है। जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसानों का मुद्दा है। किसान लगातार आंदोलित रहे, लेकिन सरकार ने जिस तरह से किसानों के साथ व्यवहार किया, जिस तरह से उनको अलग अलग नामों से संबोधित किया गया, आतंकवादी तक कहा गया, तो वो भारतीय जनता पार्टी को शायद ये लगा होगा कि आने वाले समय में लोग भूल जाएंगे, भूले नहीं। और हरियाणा में जो चौथा सबसे बड़ा मुद्दा बना है वो किसानों का मुद्दा बना है, जो खिलाड़ियों का मुद्दा बना है चौथा मुद्दा। और आपने देखा होगा कि इसी मुद्दे को बुलाते हुए, कैच करते हुए विनेश फोगाट को जुलाना से मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। और जुलाना ऐसी सीट जहां पे कांग्रेस 1967 से लेके अब तक सिर्फ 3 चुनाव जीती है, वहां पे आप विनेश फोगाट के जीत की संभावनाएं ज्यादा प्रबल दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी जाती हुई दिख रही है और कांग्रेस की एक लहर सी चली हुई है। उसके बाद जो चुनावी रंग देखने को मिले वो 67 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकटों पे अनाउंसमेंट किया तो एक बगावती तेवर जिस तरह से लोगों ने दिखाए और जिस तरह से बीजेपी के भीतर बगावत हुई और फूट हुई, उसने भी लोगों के मन में एक धारणा बनाई है बीजेपी के खिलाफ। तो इस पूरे इलेक्शन में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं गेन करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा कुछ मेहनत की है। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस ने ग्राउंड पे संघर्ष किया था। लोगों के मन में केवल ये था कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना है। और उसमें पिछली बार भी जब 2019 के चुनाव हुए थे, लोगों के मन में ये था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। इसीलिए ऑप्शन के तौर पे उन्हें विकल्प के तौर पे उन्हें जननायक जनता पार्टी दिखाई दी थी और उन्होंने जननायक जनता पार्टी को वोट किया था। लेकिन जननायक जनता पार्टी बीजेपी के साथ चली गई
अब जो है जननायक जनता पार्टी की जगह लोगों का भरोसा कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस जो है इस चुनाव में बढ़त लेते हुए दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस सरकार भी बना ले। लेकिन ये तय है कि इस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो दूसरा टर्म शुरू हुआ था उस शुरुआत के साथ ही शुरू हो गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो मनोहर लाल खट्टर का जो व्यवहार दिखाई दिया हरियाणा के लोगों में, देखिए 2014 से लेकर 2019 के बीच का जो कार्यकाल था उसमें मनोहर लाल खट्टर ने सीधा जनता के साथ कभी संवाद नहीं किया था। वो अपना काम करते रहे और लोगों को ये लगता था कि बहुत बेहतरीन मुख्यमंत्री है वो, उनकी छवि एक ईमानदार और निष्पक्ष तौर पे काम करने वाले, पारदर्शी तौर तरीके से काम करने वाले मुख्यमंत्री की बनाई गई थी उनके साथ काम करने वाले लोगों की ओर से। लेकिन जब मनोहर लाल खट्टर पब्लिक के बीच में आने लगे, संवाद करने लगे, तो उनके बारे में जो धारणाएं बनी हुई थी कि एक सरल आदमी है, एक अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति है, बढ़िया बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा मन से बोल के निकल जाते थे, संवाद कभी होता नहीं था। तो जब पब्लिक के साथ संवाद होने लगा और पब्लिक के साथ संवाद में उन्होंने जिस तरह से कई ऐसे बयान आए जो उनका पीछा शायद कभी नहीं छोड़ेगी, जिसमें एक बयान था कि जब 2019 के चुनाव में वो यात्रा निकाल रहे थे अलग अलग विधानसभा चुनावों में, तो उनकी ओर से एक बयान ऐसा आया था कि गर्दन काट दूंगा। वो उससे उस बयान को आज भी वायरल किया जाता है। दूसरा एक बयान था कि डंडे उठा लो, खा लो डंडे। वो तीसरा एक बयान था, एक महिला ने जब ये कहा कि उनके इलाके में अगर उद्योग लग जाएंगे तो बच्चों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, तो मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा था कि अगली बार चंद्रयान जब जाएगा, चंद्रयान 4, तो उसमें बिठा के भेजेंगे आप लोगों को। तो इस तरह के जो बयान थे वो लोगों के बीच में सरकार के प्रति जो नेगेटिव धारणा बनी हुई थी और प्रबल कर रहे थे उसको, और काम को लेके भी लोगों में नाराजगी थी, काम नहीं हो रहे थे, अफसरशाही बहुत बुरी तरह हावी थी। और ये आलाकमान को भी पता था कि हरियाणा में लोगों के बीच में खट्टर साहब को लेकर कितनी नाराजगी है, और मनोहर लाल खट्टर के प्रति इसी नाराजगी को भापते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 12 मार्च 2024 को मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया था। और जिस भारतीय जनता पार्टी को एक अनुशासित पार्टी के तौर पे जाना जाता था, पहली बार जब उस भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन की कमी दिखी, वो अंबाला कैंट से विधायक और उस समय के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की ओर से दिखाई दिया था। उन्होंने जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तो साफ तौर पे कहा था कि मैं इस पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। वो ये कहते हुए मीटिंग से निकले थे और ये अखबारों में और तमाम मीडिया में सुर्खियां बना था कि मैं इस पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। तो पहली बार किसी नेता ने भारतीय जनता पार्टी के इस तरह से खुल के बोला था। उसके बाद क्योंकि ये पूरा कल्चर जो है वो बीजेपी में कभी देखने को मिला नहीं था कि शीर्ष नेतृत्व के फैसले को लेकर कोई व्यक्ति आवाज उठाए, उंगली उठाए या उस पर कोई सवाल खड़ा करे, उसमें शामिल होने से इनकार कर दे। ये अनिल विज ने किया था। तो उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव के जो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने गंवाई, उसके बाद तो एक किस्म से झड़ी लग गई थी। खुद जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बड़ोली, उन्होंने उनके साथ भीतर घात, क्योंकि वो सोनीपत लोकसभा से प्रत्याशी थे पार्टी के, उन्होंने खुद अपने साथ भीतर घात होने का आरोप लगाया था। रणजीत सिंह चौटाला ने आरोप लगाया था। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। साथ ही उन्होंने खुद को तीसरी बार राज्य मंत्री बनाए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी थी। तो लगातार इस तरह के सिलसिले शुरू हो गए थे। लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बारी आई और 69 सीटों पर जो है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई, उसके बाद तो जैसे
जो अनुशासित पार्टी का टैग बीजेपी पे लगा हुआ था, जो जो बड़े सम्मान के साथ लोग कहते थे कि इस पार्टी में जो भी होता है वो आला कमान फैसला करता है और कार्यकर्ता और नेता उसकी पालना करते हैं, उसकी धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। इसकी एक वजह यह भी है कि लेकिन इसके विपरीत, हाँ मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इसके विपरीत इस बार कांग्रेस पार्टी पूरे चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान भी और विधानसभा चुनाव के दौरान भी बड़ी संतुलित तरीके से चलती हुई नजर आई। कोई इस तरह का बयान जो अक्सर कांग्रेस की कमजोरी होती है कि सेल्फ गोल करती है, अक्सर कमजोरी ये होती है कि वो ऐसे कोई स्टेटमेंट कांग्रेस के नेताओं की ओर से दे दी जाती है जिससे चुनाव में नुकसान होने की संभावनाएं रहती है। इस बार कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा कुछ नहीं किया। कुमारी शैलजा कुछ दिन के लिए चुनाव प्रचार से अलग जरूर रही, लेकिन उसका फायदा जब बीजेपी ने उठाने की कोशिश की तो वो जब वापिस आई तो वो बीजेपी के लिए खुद बीजेपी के नेता उसमें हंसी का पात्र बने। वो बड़ा हास्यास्पद था कि मनोहर लाल खट्टर ने जब उनको बीजेपी में आने का न्योता दिया और वो 2 दिन बाद जो है राहुल गांधी के साथ और भूपेंद्र हुड्डा के साथ मंच पे दिखाई दी। तो जो दलित वोट को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कुमारी शैलजा के माध्यम से करने की कोशिश कर रही थी, उसमें भी वो सफल नहीं हो पाई है। तो निश्चित तौर पे इस बार जो है परिणाम ऐसा लग रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव में भी जनता ने चुनाव लड़ा था, बीजेपी के खिलाफ वोट करना था तो किसी एक पार्टी के हक में होगा वो वोट। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि वो वोट विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के हक में जा सकता है।